मैं क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मेरी आवाज बाहर डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो फैंटेसी जो है, फैक्ट को अंदर लेके जाते हैं अपने महल के और 2 बार ताली बजाते हैं। जैसे ही ताली बजती है, दासों की लंबी कतार उनके समक्ष खड़ी हो जाती है। किसी के हाथ में साबुन होता है, शैम्पू होता है, तौलिया होता है और उसे फैक्ट को अंदर ले जा करके ऊपर से नीचे तक रगड़ रगड़ करके नहलाते हैं। फिर राजा दोबारा ताली बजाते हैं। जब दोबारा ताली बजाते हैं तो इस बार जो दासों की कतार होती है वो डियो, परफ्यूम, सेंट वगैरह ले करके खड़े हो जाते हैं और उसको लगाते हैं। फैक्ट को एकदम खुशबूदार बना देते हैं। राजा फिर ताली बजाते हैं। जब तीसरी बार ताली बजती है तो इस बार जो दास खड़े होते हैं वो रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र, बहुत ही सुंदर सुंदर जूते, रत्नों से जड़े हुए आभूषण सब लेके खड़े हो जाते हैं और सब मिल करके और फैक्ट को पहनाते हैं। जब फैक्ट को तैयार कर रहे होते हैं तो फैक्ट के अंदर एक नया आत्मविश्वास जग रहा होता है, एक नया जुनून पैदा हो रहा होता है। अब उसको लगता था जो अब तक उदास था वो अंदर से एक खुशी महसूस कर रहा होता है। और जब एक झुका सा, मरा सा, मरियल सा जो फैक्ट था वो एक तन के, एक जोश के साथ में आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ता है फैंटेसी उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, फैक्ट जाओ जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अब उन्हीं लोगों के बीच तुम जाओ और वो बात जो तुम कहना चाहते थे, जो हकीकत तुम रखना चाहते थे, उसे रखो। सब तुम्हारे उस हकीकत को सुनेंगे जो अब तक तुमको दुत्कारते थे, जो सोचते थे हटो ये यहाँ का नहीं है, इससे हम बात नहीं करना है, जो तुमसे नजरें छुपाते थे वो तुमसे नजरें झुका करके बात करेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे। अब जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास या यूं कहिए क्या, जो डर जो बचा हुआ था वो भी उसमें से गायब हो जाता है और एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नए जुनून के साथ वो चल देता है और उसी चौराहे पे पहुंचता है जहां इससे पहले लोग उसको दुत्कार रहे होते हैं। अरे भागो, कौन हो तुम, कहां से आए हो, ये तो हमारे राज्य का नहीं है। उसी जगह जब वो पहुंचता है लोग उससे मिलते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है। और बहुत ही खुश होकर के उसको सुनना शुरू करते हैं। यहां से उसके आत्मविश्वास की कहानी शुरू होती है और फिर वो अपने नगर पहुंचता है। उसी नगर में जहां पे उसने कई वर्षों तक लोगों को अपनी सच्चाई बताने का, उनकी सच्चाई को, अपने अनुभवों को बताने का प्रयास किया, वहां नहीं सुनते थे। कुछ पल में ही स्थिति बदल जाती है, परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती हैं, जो वो चाहता था वो होने लगता है। यानी जो वो हकीकत बयान करना चाहता था वो सभी सुनने लगते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम भी क्लास में इस कहानी में हमने देखा क्या कि किस तरह से फैक्ट वगैरह जो है, फैंटेसी जो है, एक दूसरे से तालमेल बिठा करके आगे बढ़ते हैं। तो हम भी जब क्लास में जाते हैं, हमारे सामने किताब तो होती है और हमारे पास में विषय वस्तु भी होता है, लेकिन उसको कैसे प्रस्तुत करना है कि सामने बैठे बच्चे जो हैं वो हमारी तरफ में ध्यान दे, सुने, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो मेरी कहानी में जो फैक्ट है वो है, नेक्स्ट, मेरी कहानी में जो फैक्ट है वो है इंफॉर्मेशन और डाटा, या यूं हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि पुस्तक में जो विषय वस्तु है वो फैक्ट है और फैंटेसी जो है वो स्टोरी, या यूं कह सकते हैं कि वो विषय वस्तु को हम बच्चों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करना है, वो प्रस्तुतिकरण, वो है फैंटेसी। विषय वस्तु जो है बच्चों को समझ में आए, फैक्ट जो है वो समझ में आए। किताब सबके पास रहती है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास किताब ना हो, लेकिन उसे कैसे उसको प्रस्तुत करे कि वो समझ जाए किताब में क्या कहा गया है, ये उसको समझ में आ जाए, वो ही है हमारा प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? कथा कथन क्या है? क्या ये कोई चीज है या बहुत ही कोई सुंदर सी वस्तु है कि जिसके जरिए हम सजा देंगे, जिसको हम सजा देंगे किताब में तो बच्चा समझ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये कोई वस्तु नहीं है। ये कम्युनिकेशन का वो पुराना जरिया है जो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। ये कोई नई पद्धति नहीं हुई है इजाद, ये कम्युनिकेशन का बहुत ही पुराना जरिया है। पहले भी शिक्षण पद जो शिक्षा दी जाती थी गुरुओं के द्वारा, तो वो इसी शैली में की जाती थी। शिक्षक जो थे, गुरु जो थे, वो बैठते थे और बोलते थे और सामने बच्चे सुनते थे। बस पद्धति वही है, लेकिन समय के अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने कोई नया ये स्किल शुरू किया है और कहा है कि सभी टीचर्स को इस स्किल को डेवलप करना चाहिए। नहीं, ये स्किल बहुत पुराने समय से, बहुत सदियों पुराना स्किल है ये, लेकिन इस स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और डेवलप इसलिए करना जरूरी है ताकि हमारा ये बहुत ही पुरानी पद्धति है, कोई नई पद्धति नहीं है। बस इस स्किल को हमारे अंदर और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है और ज्यादा निखारने की जरूरत है। कहानी कोई जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं, मैं कोई कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, किसी घटना को, दुर्घटना को प्रेजेंट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, कह रही हूँ, तो ये कहानी है। नहीं, नाटक, कविता, चुटकुला, ये सब भी, फिल्म हम देखते हैं, ये सभी एक कहानी का ही
अंश हैं, कोई गीत गाते हैं, कुछ भी, ये सभी हमारी उस कहानी का ही अंश है। अब बात आती है कि इन सभी चीजों को हम कैसे प्रस्तुत करें कि बच्चा जो है वो आगे सुनने वाला जो है आपको ध्यान से सुने, इंटरेस्ट लेके सुने। अब ये नहीं है कि आप सुना रहे हैं, आप बता रहे हैं, विषय वस्तु क्लास में जाकर के आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपको नहीं सुन रहा है, अपना न्यूमेरिकल बनाने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम स्टोरी टेलिंग के जरिए इस स्किल को डेवलप करके, स्टोरी टेलिंग का जो स्किल है इसको डेवलप करके हम बच्चों को पूरा का पूरा अपनी तरफ फोकस कर सकते हैं। तो कहानी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक भाव है, जिस भाव के जरिए हम अपने तरफ सुनने वाले को खींचते हैं। नेक्स्ट। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इज स्टोरी टेलिंग नेसेसरी। पढ़ाने के बहुत से स्किल हैं, लेकिन क्यों हम कह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग इज नेसेसरी? तो ये इसलिए है क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस स्किल को डेवलप करें तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी गेन करता है। सबसे पहले तो हम अगर स्टोरी वे में अगर किसी चीज को समझाते हैं तो बच्चा क्या होता है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सुनता है, इंटरेस्ट लेता है आप में। अब कहने के लिए तो बहुत से स्कूल में स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं। स्मार्ट क्लासेस चला दें तो कहीं ना कहीं हम लोगों का वर्कलोड भी कम हो जाएगा, हो जाता भी है। लेकिन क्या हम लोग पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लास पर निर्भर रह सकते हैं क्या? नहीं, हम पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लास पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सामने चल रहा है तो चलते उसके दौरान कई सारे सवाल जो है बच्चों के मन में आते हैं और वो पूछता है तो उसको हमें बीच बीच में बताना पड़ता है। तो इसीलिए हम पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लासेस पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको इंटरेस्टिंग वे में अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए अगर समझाते हैं, एक स्टोरी के जरिए समझाते हैं, कहानी के जरिए समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है वो कड़ियों को जोड़ने शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं अगर उसकी एक कड़ी टूटती है तो वो तुरंत सवाल करता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ ये आगे की जो कहानी माने जो चीज जा रहा है, कॉन्सेप्ट, ये सीधे डायरेक्ट उससे नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पर एक कड़ी टूट रही है। तो वो बच्चे जो क्लास में नहीं बोलते हैं वो भी खड़े होकर के प्रश्न करना शुरू करते हैं कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ जो आपने ये कहानी शुरू माने जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं हम दब्बू बच्चों को आगे भी बढ़ाते हैं। दूसरी बात, मोटिवेट करना। हम कहीं ना कहीं क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। जैसे एक साइंस का है या फिर यूं कह लीजिए कोई लिटरेचर की ही क्लास है, हिंदी है, इंग्लिश है, और उसमें जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट अब उसको बता देते हैं क्या कि हाँ इस यहाँ जन्मे थे, ये उनका इस समय मर गए,
इन्होंने खोज की थी कि प्लांट्स भी जो है सांस लेते हैं। लेकिन यही सब खाली बताने के लिए कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता का नाम क्या था, यही सब बताने की बजाय अगर हम ये बताएं उन्हें कि उनके अंदर ये जगह कैसे कि हमें रिसर्च करना चाहिए कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। उन्होंने ऐसा क्या चीज देखा कि उनको ये महसूस हुआ कि मुझे ये रिसर्च करना चाहिए। क्या वो एक ही बार में रिसर्च किए और उनको परिणाम मिल गया? नहीं, उन्होंने कई बार कोशिश की होगी और वो कई बार फेल भी हुए होंगे। तो हमें ये भी बताना जरूरी है बच्चों को कि कोई भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता है, हमें फेल का भी मुंह देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उससे बच्चा मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है। सबका दिमाग एक ही जैसा होता है, भगवान ने सबको छोटा सा दिमाग भेजा है। ये ऐसा नहीं है कि जो बहुत तेज पढ़ने वाले हैं, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका हमारा जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, उन लोगों का उतना बड़ा सर होता है और जितना बड़ा हमारा सर है उतना बड़ा उनका हाथ पांव का स्ट्रक्चर उतने में होता है। नहीं, वो सब भी हम लोगों, हम आप जैसे एक समान है। जो बच्चा पढ़ने में भोंदू कहते हैं हम, या यूं कहिए कि एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज मार्क्स लाते हैं पास होने के लिए, वैसे ही वो भी दिखते हैं। लेकिन उस बच्चे के मन में, जो दिमाग में या मन के कोने में एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कवि, एक कलाकार जो छुपा हुआ है, कौन जानता है आपकी कौन सी मोटिवेट स्टोरी जो है, मोटिवेशनल स्टोरी जो है, उसके उस कोने को छू दे और वो छुपा हुआ कलाकार जो है वो सामने उभर के आ जाए। और ये हम अपने क्लासरूम में अपने प्रेजेंटेशन के जरिए कर सकते हैं। और जहां इंटरेस्टिंग होगा, जहां इंटरेस्ट होगा, जहां आप मोटिवेट होंगे, जहां आप प्रेरित होंगे, तो वहां कंसंट्रेशन खुद ब खुद होगा। आपको क्लास को शांत कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पढ़ा रहे हैं और उसी बीच में कोई आ जाएगा तो बच्चा खुद ब खुद एकदम झल्लाया हुआ महसूस करेगा कि हमारा कितना अच्छा मजेदार क्लास चल रही थी और ये कहां से हम लोगों को इंटरप्ट करने के लिए आ गए। तो हमें बच्चों के अंदर जो कंसंट्रेशन पावर है उसको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप कंसंट्रेट कीजिए, हमारी तरफ फोकस कीजिए, दूसरा काम छोड़िए, हमारे को सुनिए। ये बोलना नहीं पड़ेगा। बच्चा खुद ब खुद आपकी क्लास में पहले से पेन, पेपर, बुक ले करके, कॉपी ले करके रेडी रहेगा कि हाँ, हमारे जो टीचर हैं वो आने वाले हैं और अब हमारी इंटरेस्टिंग क्लास शुरू होने वाली है जिसमें मजा आने वाला है। हम लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, वो जो बोलेंगे वो हमारे दिमाग में एकदम छपने वाला है। तो ये हम और आप सभी कर सकते हैं, केवल स्किल अपना जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। और जहां इंटरेस्ट होगा, मोटिवेशन होगा, खुद ब खुद कंसंट्रेशन जगेगा, तो वो कोना जरूर निकल के सामने आएगा जो बच्चों के अंदर छुपा हुआ है। उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ो पढ़ो, एग्जाम है, पढ़ो। नहीं,
आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, ये बोलने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने इस जुनून को खुद महसूस करेगा और वो जुनून खुद उसमें पैदा होगा। हमें अलग से बोल करके उसको जुनून पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू स्टोरी टेलिंग नाउ? क्या हो गया है जब हमारा ये स्किल जो है इतना पुराना है, तो क्या हो गया है आज? कहाँ चला गया ये स्किल? क्या सीबीएसई को इतना फोकस करना पड़ रहा है कि हम टीचर्स जो हैं इस स्किल को डेवलप करें अपने अंदर? क्या हो गया? कहाँ चला गया? तो कहीं ना कहीं इस स्किल ने रोट लर्निंग का स्थान ग्रहण कर लिया है। हम क्लास में जाते हैं, बस चैप्टर बुक निकालिए बच्चों। हाँ, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6। चलिए रवि खड़े हो जाइए, रीडिंग दीजिए। बच्चे ने रीडिंग दिया, नेक्स्ट को खड़ा किए, करते करते चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चौक उठाए, आंसर लिखवा दिया। नहीं लिखने का मन है, बुक में ही, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, यहां से यहां तक 2 सेंटेंस, इसका आंसर हो गया। करके एक्सरसाइज का भी कोरम हमने पूरा कर दिया। और बच्चों बस यही आंसर याद करना है, एग्जाम में हूबहू यही आंसर होना चाहिए। अगर अलग हुआ नंबर काट दिए। अब बच्चा क्या करेगा? अब उसको तो नंबर चाहिए, उसने कुछ समझा नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो एक नया स्किल अपने अंदर डेवलप करेगा, रोट लर्निंग, और वो आपके लिखाए हुए आंसर को रटेगा। हम कहीं ना कहीं पूरा फोकस केवल किताबी भाषा पर ही ध्यान देते हैं, किताबी भाषा रटवा देना, जो किताब में जो दिया है बस उतना भर समझा बता देना, लिखवा देना, बस कोरम पूरा। अब खाली यही नहीं है कि रोट लर्निंग का ही एक स्किल डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं हम टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को मकसद ही एक हो गया है, टीचिंग फॉर द एग्जाम एंड स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स। ये हमारा मकसद हो गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करें, एग्जाम हो, एग्जाम जाए दे, और एग्जाम में हमारा नंबर जो है वो बहुत अच्छा आ जाए। ये पेरेंट्स का भी मकसद रह गया है, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी कंपटीशन हो गया है कि हाँ मेरा बच्चा 99 पॉइंट इतना नंबर लाया, आपका कितना लाया है? तो मेरा तो 60 ही लाया है। तो उस समय थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि बाप रे उनका बच्चा इतना ज्यादा लाया और मेरा कहाँ 60 तक लाया। बस शुरू हो जाती है लड़ाई नंबरों की। परीक्षा देना है और नंबर प्राप्त करने, और कहीं ना कहीं टीचर्स को भी होता है भाई, प्रेशर रहता है प्रिंसिपल का, या फिर जो हमारी सर्विस बुक है, हमारी सर्विस बुक यानी कि हमारा अपना रिजल्ट, हमारा अपना रिजल्ट भी एक्सीलेंट हो, गुड नहीं हो, वेरी गुड नहीं हो, एक्सीलेंट हो। अब इस एक्सीलेंट के चक्कर में हम क्या चाहते हैं कि बच्चा जो हम लिखवाएं वो लिखे और हम नंबर दे दें।
एग्जामिनेशन में हम बच्चों का क्या लिख रहा है, वो कहाँ क्या लिखता है, इस पर हमारा फोकस नहीं जाता है। हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ अच्छे नंबर प्राप्त करे। हमारा ही क्या, मैं ये चाहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं वो भी, उनका भी लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि खाली नंबर अच्छे आए, बल्कि हमारा मकसद होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा सिखाना, और बच्चों का भी मकसद होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा सीखना। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में उसे कोई नहीं रोक सकता है अच्छा लिखने से। रटा हुआ तो हम भूल सकते हैं, अक्सर होता है जो हम रट के जाते हैं, कहीं से अगर छूट जाता है तो बस कड़ी टूटने लगती है, क्या लिखें क्या बोलें समझ नहीं आता है। लेकिन अगर हम समझ करके तब बोलते हैं तो हमारी कड़ियां टूटती नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम उसको जोड़ ही लेते हैं। तो इसलिए अगर हमारा लक्ष्य जो है अच्छा सीखना बन जाएगा, तो अच्छा अंक प्राप्त करना एग्जामिनेशन में, इस समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। अब अगली बात आती है, ओनली फॉर यंग लर्नर्स एंड वेस्ट टाइम फॉर हायर क्लासेस। अब ये कहना कि कहानियां जो है केवल छोटे बच्चों के लिए बनी है, तो ये बहुत गलत है। ये सोच एकदम गलत है कि खाली छोटे बच्चों की क्लासेस में जा करके कहानियां सुनाना चाहिए और उनको उसी स्टाइल में पढ़ाना चाहिए, तो ये एकदम गलत है। हम कहानियां बड़ी क्लासेस में भी सुना सकते हैं। जैसे सोशल साइंस की ही क्लास है, हिस्ट्री की कोई क्लास है, अगर हम इतिहास पढ़ा रहे हैं और लगता है कि किसी घटना को हम वर्तमान से जोड़ करके उस बच्चे को समझा सकते हैं, तो वो काम हमें करना चाहिए। अब जैसे 10th का ही लीजिए, 10th में क्या है कि हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें जो यूरोपियन हिस्ट्री दी हुई है, तो हम लोगों को अपने देश के जो लोग हैं या अपने देश में जो नाम वगैरह हैं वो जल्दी से याद हो जाते हैं। अपनी हिस्ट्री जो है हम शुरू से पढ़ते आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री को हम बहुत ज्यादा पहले पढ़े नहीं होते हैं और अचानक ही जब हमें मिलता है तो हमको समझने में बहुत दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है कि बोर्ड के एग्जाम्स हैं। और फिर मैंने कहा ही कि बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर प्लस एक और प्रेशर रहता है, नंबर। अब ऐसे में इन सभी प्रेशर्स को दूर करने के लिए सारा प्रेशर बना रहता है, अब उसमें बच्चा समझता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के प्रेशर को हम दूर कर सकते हैं अगर हम इंडियन हिस्ट्री से अगर रिलेशन, जैसे है यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे जगा, तो कैसे वहां पर भी राजतंत्र था, हमारे देश में भी राजा थे, राजा राज्य करते थे। इसको कनेक्ट करके अगर हम समझाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो आसानी से समझ पाएगा। अब दूसरी बात आती है, प्रेशर रहता है कंप्लीट सिलेबस। मीटिंग होती है तो महीने के आखिर में यही पूछा जाता है कौन कौन से टीचर्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है। क्लास टीचर्स एकदम लिख करके देंगे कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब ये कि हमारा ये जाना रिपोर्ट प्रिंसिपल चैम्बर के चेयर पे क्या कि हाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं है,
ये भी तो एक प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये जो रटंत विद्या और ये वाला छोड़ करके अगर हम कॉन्सेप्ट को अगर समझाते हुए चलेंगे, तो जब क्लास में शोर नहीं होगा, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तो जो समय हम बच्चों को शांत कराने में लगाते हैं, जो समय हम कहते हैं कि बच्चों कॉपी निकालो, किताब निकालो, होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, क्वेश्चंस लिखे या नहीं, जो होमवर्क दिए थे वो पूरा किए या नहीं, ये ऑटोमेटिक हमारा टाइम जो वेस्ट हो रहा है, वो सारा का सारा हमारा जो टाइम है वो हमारा क्लास में लगेगा। जब हमारे पास पूरा टाइम होगा, बच्चा हमारा ध्यान से सुनेगा और सारा जो पिछला हमने पढ़ाया है उसके दिमाग में रहेगा, तो हमारा सिलेबस भी कहीं नहीं, सवाल ही नहीं है कि वो अधूरा रहे। और कभी भी हमारा जो टेबल पे जो रिपोर्ट जाएगा प्रिंसिपल टेबल पे, वो कहीं पर भी ये नहीं जाएगा कि इनका सिलेबस पीछे रहता है, क्लास जो है शांत नहीं रहती है, होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, बच्चे जो है वो बीच बीच में मांगते हैं छुट्टी की, हाँ छुट्टी जाना है, पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, कभी कोई शिकायत नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे परिभाषाएं हैं, हम परिभाषाओं को जो रटते हैं, रटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उस परिभाषा को हम अगर किसी एग्जाम्पल के जरिए उसको समझाते हैं, तो बच्चा जो है उस परिभाषा को, उस चीज को अच्छे से समझ पाता है, और एग्जाम में जब वो समझ जाता है तो शब्दों का भंडार है उसके पास में अपने शब्दों में लिखने के लिए। और हमारी कलम होती ही है नंबर देने के लिए। जब बच्चों की कलम होती है लिखने के लिए आंसर को, तो हमारी भी कलम बेकरार रहती है कि उन लोगों को अच्छा से अच्छा नंबर मिले। तो खुद ब खुद हमारी समस्या जो है वो समाधान हो जाता है उसका, बच्चों की समस्या का समाधान भी हो जाता है और पेरेंट्स की भी समस्या का समाधान होता है कि बच्चे हमारे अच्छा नंबर ला रहे हैं। और हमारी सर्विस बुक पे भी एक्सीलेंट शब्द लिखा जा रहा है। हम इस तरह से अपने ही क्लासरूम में से, अपने पीरियड में से ही समय की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी यानी हम कहानी जो है उसको कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें। यानी किसी एक अच्छी कहानी के लिए, या यूं कहिए कि एक अच्छी कहानी को तैयार करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या होने चाहिए चीजें जो एक अच्छी कहानी बना सकती है, जिसके जरिए हम एक अच्छी कहानी बना सकते हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, इसीलिए इसे 4 P's भी कहा गया है। वो 4 P's में हमारा सबसे पहला P है P, पीपल, दूसरा है प्लेस, तीसरा है प्लॉट, चौथा है पर्पस। इन चारों एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी एक बहुत ही अच्छी कहानी बन के सामने आएगी। सबसे पहला है जो पीपल। पीपल
यानी कि पात्र, कहानी का पात्र। हर कहानी में पात्र का होना बहुत जरूरी है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो पात्र जो है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही हो। हमने सुना होगा कि हम कहानी सुनते हैं कि दो पत्थर आपस में बात कर रहे हैं, चिड़िया जो है वो फूल से बोल रही है, तितलियां जो है वो बागीचे में घूम रही है और फूलों से बोल रही है। कभी हमने सुना है क्या पत्तों को बातें करते हुए, पेड़ों को बातें करते हुए, झरनों को बातें करते हुए? लेकिन नहीं, हम अपनी कहानी में पात्र बना देते हैं उनको और कहते हैं क्या कि वो बातें कर रहे हैं आपस में। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मेरी कहानी में भी था, फैक्ट और फैंटेसी में भी। विषय वस्तु पुस्तक की जो विषय वस्तु है कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस विषय वस्तु को मैंने नाम दिया, एक चोला पहनाया फैक्ट का, एक आदमी का रूप देकर के उसे एक नाम दिया फैक्ट। तो कहानी में पात्र होना बहुत जरूरी है। पात्र की क्या भूमिका है ये होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो प्लॉट है, दूसरा जो है पॉइंट, वो है प्लेस। यानी किसी भी कहानी में स्थान का होना जरूरी है। स्थान बहुत ही अहमियत रखता है। अब मान लीजिए कि मैंने एक कहानी सुनानी शुरू की। अब जैसे आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा पहले भी, अलादीन का चिराग का कहानी। अब कहानी मैंने शुरू कर दी कहनी कि हाँ, एक आदमी जा रहा था और उसे सड़क पर अलादीन का चिराग मिला। बाजार में घूम रहा था और उसे अलादीन का चिराग मिला। या मैं यूं कह दूं कि वो शोरूम में घुसा और शोरूम के खिड़की के सीढ़ी पर उसको अलादीन का चिराग मिला। तो क्या ये कहानी के साथ में उस स्थान का कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आदमी जो मॉल में घुस रहा है उसको सीढ़ी पर अलादीन का चिराग, नहीं। ये कहानी के साथ में कहीं पर भी उस स्थान का कोई लिंक नहीं बन रहा है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो हमें संबंध, हमारी कहानी जो हम बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, उस पात्र के साथ में उसका कनेक्शन, उस स्थान का कनेक्शन बनना भी जरूरी है। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि एक आदमी जो था बहुत गरीब होता है, बहुत दुखी होता है और जंगल की तरफ से जा रहा होता है, गुजर रहा होता है और एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, तभी अचानक उसे एक अलादीन का चिराग दिखता है, एक चिराग दिखता है। और वो घिसेगा तब जानेगा ना अलादीन का चिराग है। लेकिन एक बहुत ही गंदा सा, माने पुराना सा उसको चिराग दिखता है। तो ये कहानी के साथ में मेल खा रहा है। लेकिन अगर मॉल के सामने मैं कहूं कि एक पुराना सा चिराग दिख रहा है, तो भाई एसी मॉल है, एसी है, सब है, तो वहां पर उसके सीढ़ी पे कोई पुराना सा चिराग दिखेगा क्या? नहीं। तो इसलिए हमारी कहानी के साथ में, हमारे पात्र के साथ वो कहां पर घटित हो रही है घटना, इस घटना का स्थान भी निश्चित होना जरूरी है। जैसे मेरी कहानी में फैक्ट जो है वो अपने नगर के चौराहे पर रोज जाता था, लेकिन वहां से दुखी होकर के वो फैंटेसी के राज्य में गया।
तो यहाँ पर फैक्ट फैंटेसी पात्र थे और फैक्ट का राज्य और फैंटेसी का राज्य, ये स्थान थे। अब तीसरा जो आता है वो है प्लॉट। तीसरा एलिमेंट जो है वो है प्लॉट, यानी किसी भी कहानी में परिस्थितियों का होना, समस्याओं का होना और उनके समाधान का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा काम ही है समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो इसलिए हम केवल समस्या को क्रिएट करके नहीं छोड़ सकते हैं, हम समस्या क्रिएट करते हैं तो वहां पर उसका समाधान बताना भी जरूरी है। तो तीसरे एलिमेंट में जैसे परिस्थिति, समस्या, समाधान का जिक्र होना जरूरी है। जैसे मेरी कहानी में फैक्ट, उसकी समस्या क्या थी? उसकी समस्या ये थी कि उसको कोई सुनना नहीं चाहता था। वो लोगों से सच बोलना चाहता था, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसकी परिस्थितियां, उसको लगता है कि मेरी परिस्थिति बदलेगी जब उसको तब एहसास होता है जब वो फैक्ट के राज्य के बारे में सुनता है। जब वो राज्य के, उसके नगर के बारे में सुनता है तो उसे लगता है कि मेरी परिस्थितियां जो हैं वो बदल जाएंगी। लेकिन जब वो वहां पर भी पहुंचता है, पर उसकी समस्याएं वहां पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो जो उम्मीद लेके आया था कि मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा उसे और भी ज्यादा खराब महसूस होता है जब पहले ही नजर में लोग उसे ये कहते हैं, दुत्कारते हुए कहते हैं कि अरे ये कौन है, इसे भगाओ, ये हम लोगों जैसा नहीं है, ये हमारे राज्य का नहीं है, इसे इस राज्य से बाहर करो, ये कहीं और से आया है, इसे भगाओ यहां से। तो उसकी परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं। उसका जो उत्साह था, ये सोचना था कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मुझे लोग सुनेंगे, वो और भी बुरी हो जाती है। और जब वो राजमहल के पास जाता है और दरबारियों के पास में जाता है तो दरबारियों से भी जो उसको रिएक्शन मिलता है, तो वो हाथ पांव जोड़ता है, गिड़गिड़ाता हुआ। पर दरबारी जब नहीं सुनते हैं तो उसे कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। जब जिस राज्य के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ कोई समस्या होती ही नहीं है, वहां पर लोग अपना समस्या का समाधान आपस में कर लेते हैं, जब वहां मेरी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, तो राजा क्या मेरी सुनेंगे? मैं राजा से मिल ही नहीं सकता। पर जब राजा उसके पास आते हैं और उसको गले लगाते हैं तो उसके परिस्थितियां जो हैं बदलने लगती हैं। उम्मीद की किरण जो है उसके अंदर जगने लगती है। वो आशा जो निराशा में बदल चुकी थी,
वो आशा फिर से झलकने लगती है और उसे लगता है कि अब परिस्थितियां बदल जाएंगी। और जब उसे एक फैंटेसी के राज्य में सजा करके निकाला जाता है, कोयले की खान में से आया हुआ फैक्ट जब फैंटेसी के पास जाकर के जब उस कोयले की खान से उस हीरे को तराशा जाता है, उस पत्थर को तराशा जाता है, तो वो एक चमकता हुआ हीरे के रूप में निकल करके बाहर जाता है। तो परिस्थितियों में परिवर्तन आया। तो इसीलिए पात्र, स्थान, परिस्थिति, समस्या और समाधान, इनका होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि हम टीचर्स हैं, तो हमारी हर कहानी के पीछे एक उद्देश्य होना जरूरी है। बिना उद्देश्य के कहानी पूरी नहीं। जैसे मान लीजिए मैथ्स का पीरियड है और किसी हिस्ट्री के टीचर को भेज दिया गया। बच्चे सब थोड़ा सोशल साइंस पढ़ना नहीं चाहते हैं और वैसे भी मूड नहीं है, 7th पीरियड है, 7th पीरियड यानी लास्ट पीरियड, मैथ्स का पीरियड हो रहा है, फिर भी मान लीजिए कि अरेंजमेंट लग गया है और हिस्ट्री के टीचर को घुसा दिया गया और एक ही सुर में सारे बच्चे कहते हैं नहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। तो नहीं पढ़ेंगे तो भाई क्लास को एंगेज करना तो जरूरी है ना। अब उस दौरान अगर आप क्लास को शांत रखना चाहते हैं तो हमें अपनी एक नई कहानी तो प्लॉट करनी पड़ेगी ना। तो जब हम अपनी नई कहानी जो है उसको बनाने के लिए, तो पात्र तो हमारे पास है ही, हम और हमारे बच्चे, स्थान भी है हमारे पास, हमारा क्लासरूम, समस्या भी है हमारे पास। समस्या है हमारा मन नहीं है पढ़ने का। हम मन बना भी लेते पढ़ने का, मैथ्स का पीरियड था तो, लेकिन अब हिस्ट्री के टीचर आ गए हैं तो सवाल ही नहीं है। तो समस्या भी है, परिस्थिति भी बन चुकी है कि झेलना है। तो हमारा तो काम ही समस्या का समाधान करना है। तो चलो भाई, आज की क्लास में भजन सुनाने का काम होगा। आइए रोल नंबर वाइज और एक एक भजन सुनाइए। क्लास भी शांत हो गई, सबने सोचना भी शुरू कर दिया, अरे वो अच्छा गा रहा है, इससे अच्छा तो मैं गा के सुनाऊंगा। अरे ये तो और अच्छा बजा गा गया, अरे रुको मैं तबले के साथ गा के सुनाता हूँ। तो ला भाई बेंच, बेंच को हमने बनाया अपना तबला और शुरू कर दिया गाना। हो गया समस्या का समाधान और हमारा भी उद्देश्य पूरा हो गया। अरेंजमेंट पीरियड खत्म हो गया, बच्चों से भजन भी गवा लिया और जो नहीं गाते हैं उनको भी गवैया बनवा दिया। तो बन गई ना कहानी, एक ही पीरियड में हमारी कहानी बन गई। नेक्स्ट, हाउ टू टेल अ स्टोरी। भाई ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं कहानी सुनाते तो हैं,
सामने किताब भी नहीं होती है, अपने ही बोल रहे होते हैं, लेकिन जो अंदाज होता है लगता है क्या कि किताब रखी हुई है और हम लोग पढ़ रहे हैं, जबकि हम किताब में देखते होंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स लगे रहते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स होते ही इसलिए हैं कि हम अपने भावों को उभारें, लेकिन हम पंक्चुएशन मार्क्स को इग्नोर कर देते हैं और शुरू हो जाते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छा गाती नहीं हूं, लेकिन कोशिश करती हूँ। जैसे एक गीत है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर मिले उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर मिले उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर मिले उतार ला जमीन पर। जैसा कि ये जोश भरा गीत है, मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक जोश भरा गीत है। लेकिन अगर इसी गीत को अगर हम ऐसे कुछ गाएं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन न कर, अगर कहीं स्वर्ग मिले उतारे ला जमीन पर, तो पता चला कि एक बच्चा जो है वो सुन रहा था, लेकिन उसको थोड़ी देर में लगेगा हाँ उबासी आने लगी, अरे बोरिंग क्लास। हाँ, लेकिन आप जोश के साथ में भाव के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं तो यूं झुका हुआ शरीर यूं तन के खड़ा हो जाता है, और फिर वही पुरानी बातें, इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल और कंसंट्रेशन खुद जग जाता है और नंबर खुद ब खुद बन जाते हैं। अब ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अंदाज होता है और सबका अंदाज अपना अलग होता है, अपना निराला होता है, अपना अंदाज बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ये नहीं सोचना चाहिए क्या कि अरे वो ऐसे बोलते हैं तो हमको भी वैसा कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हम वैसा ही बने। नहीं, हमारा अपना जो अंदाज है अलग अंदाज है और उस अंदाज में ही चलना चाहिए। यानी जो भी हम कहते हैं, हमारे शब्दों के साथ हमारे भाव का भी तालमेल बनना चाहिए। शब्द है जोश भरे और अंदाज है एकदम लुंजपुंज, तो वो कहीं पर भी कहानी जो है मजेदार नहीं होगी। वो क्लासरूम जो है वो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। वो क्लासरूम जो है जब इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो कभी भी बच्चे जो हैं वो अपना फोकस आपकी तरफ नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा अपने अंदाज को एक नया अंदाज के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करना। यानी हमारा जो विषय वस्तु है उसको नए नए एग्जाम्पल्स के साथ में कनेक्ट करना ताकि वो इंटरेस्टिंग बने और हमारी जो भी सारी समस्याएं हैं हो गया वो जो है
समस्याओं का समाधान हो सके। तरीका जो है सबका अलग होता है, अंदाज भी सबका अलग होता है, लेकिन अपने अंदाज को ही बहुत अच्छा मानते हुए उस अंदाज में क्लास में जाना और अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, क्लासरूम में जाकर के, ना कि कोरम पूरा करना। नेक्स्ट, धन्यवाद मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जो मैंने सत्र के शुरू में ही कहा था, कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मुझे विश्वास है कि सचमुच में मैं अपने विश्वास पर खरी उतरी होंगी। धन्यवाद।